हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं लोकेश द्विवेदी आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का अध्ययन किया था। आज के इस क्लास में हम अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है इन सब के बारे में जानेंगे। देखते हैं आज की हमारी क्लास किन किन बिंदुओं पर फोकस्ड होगी। इस नागरिकता के तहत हम जानेंगे नागरिकता की परिभाषा, नागरिक कौन है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता के बारे में जानेंगे। फिर नागरिक और व्यक्ति में अंतर जानेंगे। उसके बाद जानेंगे एनआरआई व्यक्ति कौन होता है। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है और नागरिकता समाप्त होने से पहले यह भी जानेंगे कि संविधान लागू होने के समय किसे किसे नागरिक बनाया गया और नागरिकता कैसे मिलती है। उसके बाद फिर जानेंगे विदेशी भारतीय नागरिकता क्या है, भारतीय मूल के व्यक्ति क्या है, एनआरसी सीए जैसे मुद्दे और सानिया मिर्जा और अदनाम सामी जैसे प्रकरणों को जानेंगे। नागरिकता की परिभाषा को सबसे पहले प्लेटो ने देने की कोशिश की, लेकिन उसकी परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। उसके बाद राजनीति शास्त्र के जन्मदाता अरस्तु ने इसकी डिफिनेशन को देने की कोशिश की, लेकिन अरस्तु के जो डिफिनेशन थी उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अरस्तु ने संपूर्ण जनसंख्या को नागरिक नहीं माना। फिर माना किसे? तो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को नागरिक माना जो राज्य की कार्य में यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने का कार्य करते हैं, प्रशासन का कार्य करते हैं, जुडिशरी का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि अरस्तु ने इंटेलेक्चुअल वर्ग को अपने देश में नागरिकता का दर्जा दिया और अन्य लोगों को उन्होंने नागरिकता नहीं दिया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत ने एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम मेथड टाइप की नागरिकता के प्रावधानों को शामिल किया और उन्हीं प्रावधानों के आधार पर भारतीय संविधान में प्रावधान ऐड किए गए। जानते हैं नागरिकता की डिफिनेशन। नागरिकता किसी देश के निवासियों को उस देश के संविधान द्वारा दिया गया विशेष सामाजिक राजनीतिक अधिकार होता है जो देश के नागरिकों को ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई देश का संविधान निर्मित होता है तो वह अपने नागरिकों को एक विशेष प्रकार का अधिकार देता है जो अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त होते। जैसे भारत के जो नागरिक हैं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन किसी विदेशी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ साथ किसी भी भारतीय को जो नागरिक है उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ सकता है, जज बन सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है और वह चाहे कि हम भारत के राष्ट्रपति बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। अलग की बात है कि सेना में या अन्य कुछ मामलों में नेपाल आदि देशों के जो अभ्यर्थी हैं वह भाग लेते हैं, वह एक अलग मुद्दा है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमारे संविधान में नागरिकता की परिभाषा को डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि हमारे संविधान में नागरिकता की परिभाषा को नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि नागरिकता क्या होती है। नागरिकता किसी देश के संविधान द्वारा वहां के निवासियों को दिया गया एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो उस देश के निवासी हैं, जिन्हें उस देश की नागरिकता प्राप्त है। निवासी में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को अधिकार नहीं प्राप्त है। आगे हम नागरिक और व्यक्ति में अंतर जब करेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अधिवास। क्योंकि नागरिकता पढ़ें तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हमें पहले ही जान लेना चाहिए, क्योंकि वह बार बार संवैधानिक प्रावधानों के तहत आएंगे तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसलिए ऐसे टर्म से पहले ही क्लियर होने चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी है अधिवास यानी कि डोमिसाइल, वह स्थान जहां व्यक्ति स्थायी रूप से अनिश्चित काल तक
रहने की इच्छा रखता हो, भले ही वहां ना रह रहा हो। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा, मान लीजिए एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छा है कि वह वाई नामक स्थान पर अनिश्चित काल तक रहे। एक्स नामक व्यक्ति वाई नामक स्थान पर अनिश्चित काल तक रहना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश यह जो वाई नामक स्थान है वहां पर एक्स नाम का व्यक्ति रह नहीं पा रहा है, तो अधिवास या कहलाएगा, भले ही वहां वो ना रह रहा हो। तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे अधिवास क्या है। फिर आप एनआरआई समझिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। यह टर्म कई राजनीतिक नेताओं के बारे में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, खास करके नरेंद्र मोदी जी के बारे में पहले कहा जाता था, अब तो शायद कहना कम हो गया है कि ये एनआरआई हो गए हैं। यानी कि जो लोग कहते थे उनका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अधिकतम समय में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वह भारत में नहीं रहते, बल्कि विदेशी देशों में भ्रमण करते हैं। अब भ्रमण करने का उद्देश्य किसी प्रधानमंत्री का कुछ और हो सकता है, लेकिन विपक्ष का कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया है, जो व्यक्ति 182 दिन से कम भारत में रहता है एनआरआई कहलाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, अगर कोई व्यक्ति 182 दिन से कम भारत में रहेगा और इस शेष दिनों में विश्व की परिक्रमा करता रहेगा, जैसे कि राहुल शंकर त्यान जी ने कहा था, तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तो अगर 182 दिन से कम रहोगे भाई साहब तो आप एनआरआई कहलाओगे। सिंपल सा मतलब। अब देखते हैं नागरिक और व्यक्ति में अंतर क्या होता है। हमने पहले ही बता दिया, नागरिकों को मतदान करने का अधिकार होता है, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति का सेंस ये हुआ कि मान लीजिए कोई अमेरिका राजदूत है, वह अमेरिका का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, यानी कि विश्व में जितने भी देश हैं लगभग सभी देशों की एम्बेसी भारत में होती है। तो वहां पर रहने वाला जो कर्मचारी होगा उसे व्यक्ति की श्रेणी में माना जाएगा। इसी तरीके से कोई ताजमहल देखने आया, राम मंदिर देखने आया या दवा कराने आया, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाएगा, ऐसे लोगों को व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाएगा। और अंतर के साथ साथ ऐसा नहीं है कि भारत का जो संविधान है वह एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय महत्व को बढ़ावा देता है और वसुधैव कुटुंबकम को सच में फॉलो अप करता है, क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यक्तियों को भी, जो भारत के नागरिक नहीं है, उनको भी मूल अधिकार दिया है, सिवाय कुछ अपवादों के साथ। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 का जो मूल अधिकार है, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वह केवल भारतीय नागरिकों को है। शेष जितने भी मूल अधिकार हैं वह मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। यहाँ तक कि अनुच्छेद 32 और के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का शक्ति संविधान ने दिया है और 226 के तहत हाई कोर्ट को, वो अधिकार भी विदेशी लोगों को प्राप्त हैं। अब हम मूल अधिकारों के बारे में यहाँ भी नहीं डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, लेंथ क्लास की बड़ी हो जाएगी। बस इतना जानिए, 15, 16, 19, 29, 30 जो मूल अधिकार हैं वह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। शेष सभी मूल अधिकार विदेशी लोगों को भी प्राप्त है जो भारत में रह रहे हैं या किसी भी कारण से दवा कराने, शिक्षा लेने, भ्रमण करने या किसी भी कारण से आए हैं, चुनाव प्रचार करने, जैसे मोदी जी चले गए थे माहौल बनाने के लिए ट्रंप का, अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि मोदी जी हार गए। हारने का मतलब ये हुआ कि ट्रंप जीते नहीं, मोदी जी प्रचार करने गए थे। अगला बात यह है इसमें कि जो व्यक्ति होगा उसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकता है। केवल जो भारत के नागरिक हैं वही इन पदों को सुशोभित कर सकते हैं। सांसद और विधायक भी केवल भारत के लोग ही बन सकते हैं। तो क्या डॉक्टर बन सकता है कोई विदेशी? जरूर बन सकता है। प्रोफेसर बन सकता है। इन पदों को छोड़कर शेष जो भी लगभग पद हैं उन पदों पर कोई विदेशी भी बैठ सकता है। आगे देखते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये हुआ भारतीय मूल के वह व्यक्ति जिनके पूर्वज भारतीय नागरिक होते हैं, लेकिन वर्तमान में यह व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं। पर्सन ऑफ ओरिजिन
ऑफ इंडिया लोगों का निर्माण कैसे हुआ। जब भारत औपनिवेशिक सत्ता यानी कि ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, तो उस समय बहुत से ऐसे मजदूर थे या कुछ अन्य कारणों की वजह से भारत के कुछ लोग अन्य देशों में बस गए, लेकिन हैं तो भारतीय मूल के, इसीलिए उनसे संबंध जोड़ने के लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक टर्मिनोलॉजी का निर्माण किया गया। उसके साथ ही एक पीआईओ कार्ड का भी निर्माण किया गया, ताकि जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रह रहे हैं वो भारत से जुड़ सकें, और भारत ने उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान की है। जैसे पीआईओ कार्ड 2002 में शुरू किया गया। यात्रा करने के लिए अगर किसी के व्यक्ति के पास जो भारतीय मूल का है उसके पास पीआईओ कार्ड है, तो उसे यात्रा करने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 180 दिन तक वह लगातार रह सकता है और इस बीच उसे पुलिस परेशान नहीं करेगी, और 180 दिन के बाद 30 दिनों के भीतर विदेशी पंजीकरण अधिकारी से पंजीकरण भी कराना होगा। इसी के साथ आर्थिक, वित्तीय, एजुकेशनल सुविधाएं हैं जो वह पीआईओ कार्ड धारक को मिलेंगी, यानी कि वह कोई व्यापार कर सकता है, व्यापार कहने की अफीम की खेती करने लगे। उसके बाद शिक्षा ग्रहण कर सकता है और कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। और अगला है 7 वर्ष आवेदन पूर्व भारत में रहकर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। और अलग प्रावधान ये है कि कार्ड धारक 15 वर्षों तक भारत में यात्रा कर सकता है। इस दौरान उसे पुलिस जांच की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन 180 दिन लगातार रहने के बाद उसे पंजीकरण जरूर कराना पड़ेगा। यानी कि किसी के पास पीआईओ कार्ड है तो वह 15 वर्षों तक भारत में लगातार रह सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 180 दिन रहने के बाद उसे अगले 30 दिनों के अंदर अपना पुनः रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसे अब बताना होगा कि देखिए अभी हम गए नहीं हैं, यहीं रह रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह हुआ प्रवासी भारतीय नागरिक ऐसे नागरिक होते हैं जो 26 जुलाई 1950 को भारत का नागरिक नहीं बने बल्कि बनने के पात्र थे। तो ऐसे लोगों को भारत से जोड़ने के लिए ओसीआई कार्ड की व्यवस्था की गई, और ऐसे लोग जो एलिजिबल थे लेकिन वो नागरिक नहीं बने उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ऐसे लोगों को भारत से जोड़ने के लिए, भारत से संबंध बनाने के लिए 2015 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यह ऐसा टर्म है जिन्हें यह माना जाता है, इसे हिंदी में प्रवासी भारतीय नागरिक बोला जाता है। प्रवासी भारतीय नागरिक ऐसे नागरिक होते हैं जो 26 जुलाई 1950 को भारत का नागरिक बनने हेतु पात्र थे, परंतु किसी भी कारण से नागरिक नहीं बन पाए। ऐसे लोगों को भारत से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कहा कि चलिए नागरिक नहीं बन पाए, लेकिन चलिए आपको कुछ सुविधाएं दे देते हैं। जैसे आप आइए हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करिए, वीजा लेके हमारे यहाँ घूमिए, टहलिए, राम मंदिर देखिए, ताजमहल देखिए, आप शिक्षा ले लीजिए, व्यापार भी कर लीजिए। अभी आपने देखा कि इसके पहले पीआईओ कार्ड की शुरुआत हुई, फिर ये ओसीआई कार्ड हो गया। तो 2015 में पीआईओ और ओसीआई कार्ड को एकीकृत कर दिया गया, यानी कि 2 अलग अलग कार्डों को रखने की जरूरत नहीं है, अब आप एक ही कार्ड रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण क्लास की तरफ हम मूव करते हैं। संविधान लागू होने के समय नागरिक कौन? अनुच्छेद 5 में, चूंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किन्हें किन्हें भारत का नागरिक माना जाए, क्योंकि भारत में कुछ विदेशी लोग भी रह रहे थे, जैसे एनी बेसेंट हो गई और अन्य लोग भी थे, कुछ ब्रिटिश लोग भी यहीं बस गए थे। अब बड़ी समस्या थी कि किन्हें किन्हें भारत का नागरिक माना जाए। तो अनुच्छेद 5 के तहत 3 कैटेगरी बनाई गई और कहा गया कि अगर 3 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी को कोई फुलफिल करता है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। पहली बात जो रखी गई
वह यह रखा गया अधिवास द्वारा, यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरा, जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि आप जानते हैं कि भारत को आजाद कराने के लिए केवल भारत में ही आंदोलन नहीं हो रहे थे, बल्कि विदेशों में भी आंदोलन हो रहे थे, जैसे गदर पार्टी, इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इसी तरीके से आप जानते हैं मानवेंद्र राय को, एम.एन. राय को। ये ऐसे लोग थे मुख्यतः जो भारत को आजाद कराने के लिए भारत से बाहर विदेशों में ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, वहां पर रणनीतियां बनाते थे और भारत को आजाद करने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक्शन करते थे। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्हें इस बात का तो जानकारी थी ही कि भाई किसी भी कारणवश, अब ये लोग वहां गए थे, मान लीजिए इनमें से कुछ लोग जैसे एम.एन. राय वगैरह वहां शादी कर लिए थे और भी कई लोगों ने शादी किया होगा। अब बताइए, जिसका फादर भारत को आजाद करा रहा है और उसके बच्चे ही भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएं, तो संविधान का और संविधान निर्माताओं का ऐसे लोगों के प्रति क्या आस्था है और क्या विचार है। तो संविधान निर्माता यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग जो भारत को आजाद कराने के लिए यद्यपि भारत में नहीं है और उनकी संतानें भी भारत में नहीं है, लेकिन अगर उनकी संतानें चाहती हैं कि हम भारत के नागरिक बने, तो वह अनुच्छेद 5 के तहत जो दूसरी शर्त है उसके आधार पर भारत के नागरिक बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ है। तीसरी कैटेगरी रखी गई, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा है, सिंपल सा फंडा है कि उसे नागरिक मान लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भारत में लगभग लोगों को जो सदस्यता मिली है वह अनुच्छेद 5 के तहत बनाई गई व्यवस्था के तहत ही मिली है। आई थिंक आपको अनुच्छेद 5 समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के बारे में यह प्रावधान करता है। अब पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता का मतलब क्या हुआ? जब भारत का विभाजन हुआ तो यह व्यवस्था थी कि अगर लोग पाकिस्तान से भारत आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत की जो भूमि थी उसी भूमि से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिसको पाकिस्तान नहीं पसंद है वह भारत में रहना चाहता है, तो ऐसे लोग आए, स्वागत है उनका और हम उन्हें नागरिक बनाएंगे। उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी। पहले शर्त रखी कि उसके माता अथवा पिता का भारत में जन्म हुआ हो। अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आ रहा है और कह रहा है भाई साहब मुझे नागरिक बना लीजिए, सरकार कहेगी आइए स्वागत है आपका, हमारे पास तो बहुत ही जगह है, बन जाइए, आप भी नागरिक, इतने लोग बन ही रहे हैं। लेकिन एक शर्त है कि आपके माता अथवा पिता में से कोई एक का जन्म है जो भारत में हुआ है। दूसरा, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया हो उसे भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो इधर ये भूभाग है पाकिस्तान वाला और यहाँ से अपना जो इंडिया है, अब 19 जुलाई 1948 के पूर्व इस भूभाग से, और यहाँ चूंकि पूर्वी जो पाकिस्तान है आज का जो बांग्लादेश है, इन दोनों स्थानों से 19 जुलाई 1948 के पूर्व अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान की सीमा से आ गया है तो उसे भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन एक बात रखी गई कि भाई आप पाकिस्तान चले गए थे, कोई बात नहीं है, अब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, आपका प्यार भारत के प्रति जगह है और अपनी मातृभूमि की तरफ, अपनी वतन की तरफ, आपके मूल वतन की तरफ आपका प्यार जगह है, ठीक है।
लेकिन पहले आप आवेदन करिए और आवेदन के 6 महीने पूर्व तक भारत में रहिए। पता चला यहाँ की भी नागरिकता दे दिए, आपके लिए एक कॉलम रखा गया, आप टहलते हुए फिर पाकिस्तान चले गए। तो ऐसा नहीं है, आप पहले 6 महीने रह के संतुष्ट हो जाइए आपको यहाँ रहना है अथवा नहीं, तब आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अगला जो आर्टिकल है वह भी पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। आज के संदर्भ में यह कम रिलेवेंट है, लेकिन उस समय यह बहुत रिलेवेंट था। आर्टिकल 7 कहता है पाक को प्रव्रजन एवं पुनः भारत के लिए वापस आ जाना, फिर ऐसे व्यक्तियों को नागरिक बनाने के संबंध में प्रावधान। इसका मतलब ये हुआ, कुछ लोग क्या किए कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो भाग लिए, भागते गए। उन्होंने सोचा कि वहां बड़ा अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बड़ा बड़ा लैंड है, बड़े भूमालिक बन जाएंगे। जो भी उनके मन में सुविधाएं को प्राप्त करने का या जो भी लालसाएं थी, क्योंकि लालसा ही किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र के लिए खींचती है, तो जो भी लालसाएं थी उनको प्राथमिकता देकर भगे लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर। लेकिन वहां पर जब पाकिस्तान ने उन पर अत्याचार करना शुरू किया, या ये भी हो सकता है कि वहां जाने के बाद उनका मन न लगा हो, क्योंकि वतन का प्यार कुछ अलग ही है, तो वो लोग बोले कि नहीं, गलती तो हमसे बहुत बड़ी है, चलो फिर भारत चलते हैं, चलो लौट चले। तो भारत ने कहा आओ, मन बना लिए हो, लेकिन हमने भी एक मन बना लिया है, आप आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और पहले 6 महीने तक यहाँ रहो, फिर हम आपको भारत का नागरिक बनाएंगे। तो यह अनुच्छेद 7 है। आई थिंक आप 6 और 7 दोनों समझ गए होंगे। 6 और 7 का संबंध पाकिस्तान के व्यक्तियों से है, यानी कि वहां से जो व्यक्ति आए उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। अब अनुच्छेद 8 है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि किसी व्यक्ति के नाना नानी, मदर फादर, जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, उनको नागरिकता मिल सकती है, यानी कि उनके बच्चों को नागरिकता मिल सकती है। उसके लिए उन्हें पंजीकरण कराना होगा, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले जिस व्यक्ति को नागरिकता लेनी है उसके माता अथवा पिता या फिर पितामह किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और वह भी विदेशों में रह रहे हों, तो स्वागत है, आप आ जाइए भारत। लेकिन शर्त यह है कि आपको पंजीकरण कराना होगा, और पहली शर्त है कि आपके मदर फादर या नाना नानी किसी एक का जन्म अविभाजित भारत यानी कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद नहीं बल्कि उसके पहले हुआ हो, तब आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर इसी में दूसरी शर्त यह है कि यदि भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी तो जिस देश की नागरिकता लिए हैं उस देश की नागरिकता को उन्हें त्यागना पड़ेगा या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं नागरिकता कैसे मिल सकती है। इसका मतलब अभी आपने ये पढ़ा कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस समय के जो संवैधानिक प्रावधान थे वह किस प्रकार से थे किसी व्यक्ति को नागरिक बनाने के। अनुच्छेद 11 स्पष्ट रूप से कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट को यानी कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और जो नागरिकता पर कानून बनाने के लिए मंत्रालय जिम्मेदार है, भारत का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। तो अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके, चूंकि जब भारत आजाद हुआ उस समय की स्थितियां बहुत जटिल थी, कुछ अलग प्रकार की समस्याएं थी, बंटवारे का दंश था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो स्थितियां थी बहुत ही प्रतिकूल थी। तो ऐसे में जल्दी में जो भी हो सका उन्हें नागरिक बना लिया गया, उनके प्रावधानों को रख लिया गया। लेकिन समय बीतने के साथ हमारी पार्लियामेंट को इस बात का एहसास हुआ कि अनुच्छेद 11 में जो बात कही गई है कि पार्लियामेंट नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, चलिए कुछ ऐसा कानून बनाते हैं जो कुछ अलग हो, जो क्रांतिकारी हो। तो उन्होंने 1955 में एक कानून बनाया और उस कानून के तहत नागरिकता कैसे मिल सकती है ऐसे प्रावधान को उन्होंने उसमें ऐड किया। पहला प्रावधान ऐड किया वंश से, यानी किसी भी व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 अथवा उसके बाद जन्मा भारत के बाहर बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है, परंतु उसका पिता भारत का नागरिक हो। साथ ही भारतीय दूतावास में एक वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भारत का नागरिक जो विदेशों में रह रहा है, उसका बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि जो बच्चा है उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसके मदर और फादर्स को भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। इन केस अगर पंजीकरण नहीं हो पाता तो सरकार से, यानी कि भारत सरकार से एक विशेष अनुमति लेना पड़ेगा। उस अनुमति के बाद उस बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। भाई आई थिंक समझ गए हो। वंश से सिंपल से अर्थ में बताते हैं। मान लीजिए 2 कपल हैं, किसी कारणवश कहीं बाहर गए हैं, अमेरिका गए हैं, कोई भी देश में गए हैं, पाकिस्तान ही रख लीजिए, बांग्लादेश गए हैं, और वहां पर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वह बच्चा कहाँ का नागरिक होगा? तो ऐसे बच्चे के नागरिकता को बरकरार रखने के लिए, नागरिकता को प्रदान करने के लिए 1955 में नागरिकता कानून में व्यवस्था बनाई गई। उसी के तहत उस बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। दूसरा है जन्म से। 26 जनवरी को या इसके बाद जन्मा भारत का नागरिक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, किंतु माता और पिता दोनों अथवा एक भारतीय नागरिक हो। यानी कि किसी भी व्यक्ति को नागरिक मान लिया जाएगा 1950 को या इसके बाद जन्मा हो, लेकिन उसके माता अथवा पिता भारत के नागरिक हों या फिर दोनों हों, कोई एक भी है, तब भी वो भारत का नागरिक जन्म के आधार पर मान लिया जाएगा। अगला प्रावधान है, इसी में 2004 में संशोधन किया गया और नियम बनाया गया, उसी बच्चे को नागरिक बनाया जाएगा जिसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो अथवा एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब 26 जनवरी 1950 को शर्त रखी गई थी तो इसका सबसे ज्यादा मिसयूज पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने कैसे किया? पाकिस्तान वाले खास करके जम्मू एंड कश्मीर में क्या करते थे, चूंकि एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, इसलिए इसका मिसयूज हुआ। इसका मिसयूज ऐसे करते थे कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति आता था शिक्षा ग्रहण करने या किसी अन्य माध्यम से, और यहीं पर वह शादी कर लेता था, और उस शादी के बाद जाहिर सी बात है कि बच्चे का जन्म होगा ही। तो चूंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संसद को अधिकार दिया था और संसद ने कानून बनाया कि अगर दोनों में से कोई भी एक है तो उन्हें उस बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो इस कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ, इसीलिए 2004 में स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि सुनिए, गलती तो 1955 में हुई है, लेकिन अब उसका फिर से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अब यह जरूरी है कि उसी बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, और नहीं है नागरिक कोई एक तो होना ही चाहिए, लेकिन जो दूसरा है वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि वह भारत में क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस प्रकार 2004 में जन्म के आधार पर किए गए प्रावधान में संशोधन किया गया। अब ऐसे समझिए इसी को, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आया है ताजमहल देखने, उसको यहाँ बाबू हो गया, तो क्या उस बाबू को, उस बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि घूमने जो आया हुआ व्यक्ति वो कहीं और का नागरिक है, और भारत में उसी बच्चे को जन्म से नागरिकता मिलेगी जिसमें दोनों नागरिक हो भारत के, अथवा कोई एक तो हो ही और दूसरा अवैध ना हो, इलीगल ना हो। फिर इसी में एक और प्रावधान किया गया, राजनीतिक कर्मचारियों के बच्चे शत्रुओं के अधीन भारत के क्षेत्र में उत्पन्न बच्चे को
इस आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि अभी आपको मैंने बताया है कि कोई भ्रमण करने आया है, उसको बच्चा हो गया, तो इसी से इसका भी अर्थ निकलेगा कि कोई राजनीतिक कर्मचारी यहाँ पर रह रहा है भारत में। जैसे कोई टीचर आया है, कोई प्रोफेसर है, या कोई डॉक्टर है, या कोई दूतावास में रह रहा है, राजदूत है, अब उसके बच्चे हो गए, तो क्या उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्योंकि हो सकता है जो डॉक्टर हो, ज्यादा दिन तक यहाँ रह रहा हो, तो जरूरी है या हो भी सकता है कि उसको बच्चे का यहाँ जन्म हो जाए। दूसरा है शत्रुओं के अधीन भारत के किसी क्षेत्र में उत्पन्न बच्चे, यानी कि भारत का कोई ऐसा क्षेत्र है जिस पर अमेरिका या कोई देश कब्जा कर ले, और यद्यपि वह क्षेत्र तो भारत का है, लेकिन इस बीच जो बच्चे होंगे उन बच्चों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अगले तरीके से जो 1955 के नागरिकता अधिनियम में कानून बनाया गया, वह यह बनाया गया कि पंजीकरण से भी नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए जरूरी है कि अगर आपको पंजीकरण से भारत का नागरिक बनना है तो आप भारतीय मूल के व्यक्ति हो, यानी कि आपके माता पिता, नाना नानी, कोई एक भारत का होना चाहिए जिसका जन्म भारत में हुआ हो। उसके बाद आवेदन करने से ठीक 7 साल तक आप भारत में रहे हों, तब आपको पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और पंजीकरण से उन लोगों को भी नागरिकता मिल सकती है जैसे वे महिलाएं जो भारतीय नागरिकों से शादी करें। यानी कि कोई विदेशी महिला है जो भारत के लोग से, यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल राहुल गांधी से कोई महिला शादी कर ले, तो उसे पंजीकरण के माध्यम से राहुल गांधी की जगह कोई भी हो सकता है, XYZ। अगर XYZ जो अविवाहित है उससे कोई विदेशी महिला शादी कर लेती है तो पंजीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता मिल जाएगी। और एक बात यह है, OCI कार्ड धारक जो 5 साल से पंजीकृत है, आवेदन के 1 साल पूर्व भारत में निवास कर रहा है, उसे भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। और OCI कार्ड के बारे में हमने सबसे पहले ही बता दिया है। अब अगला जो प्रावधान किया गया 1955 के नागरिकता कानून में, वो प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को देशीकरण द्वारा भी नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण का मतलब यह हुआ, इसके तहत यदि कोई विदेशी चाहता है कि चलो भारत में हम नागरिक बन जाएं, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। कि सबसे पहले शर्त यह है कि वह जिस देश का है उसे अपने देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति है जो भारत में रहना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अमेरिका की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा, तब भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उसके बाद उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, ये नहीं यहाँ बमबारी करना शुरू कर दे। तीसरी बात यह है कि संविधान में जो उल्लिखित 22 भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया, इन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा उसे आनी चाहिए। नहीं, क्या बोलोगे भाई, नागरिक बनना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आला, कालो को बढ़ो, कुछ नहीं जान पड़े, तो आपको कुछ जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद निश्चित अवधि तक भारत में रह रहा हो, और यह निश्चित अवधि 12 वर्ष की गई है। अब कोई 12 वर्ष भारत में रह रहा है, जाहिर है भारत से लगाव हो जाएगा, भारत की विविधता से लगाव हो जाएगा। अब लगाव हो गया, अब भारत में रहना चाहता है, लेकिन प्रावधान नहीं था। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो ऐसा कोई प्रावधान था नहीं, इसलिए हमारी संसद ने सोचा चलो बना देते हैं, प्रावधान बना दिया। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर जो जानना चाहिए। अभी तक ये जो 5 देशीकरण, वंश, जन्म, इन सब आधारों पर नागरिकता थी। इन नागरिक आधारों पर जिन लोगों को नागरिकता मिल गई, एक इसी में की पॉइंट रखा गया कि मान लीजिए उपरोक्त आधारों पर नहीं बल्कि किसी अन्य आधारों पर किसी को नागरिक बनाना है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो कोई व्यक्ति जो कला
समाज सेवा, विश्व शांति के लिए कार्य करता है, मानव विकास के लिए कार्य करता है, अच्छा अच्छा साहित्य लिखता है, अच्छा अच्छा गाना गाता है, अच्छा अच्छा डांस करता है। तो ऐसे व्यक्ति, और ये जो व्यक्ति हैं ये कोई ऐसी नकारात्मक गतिविधियों में नहीं संलिप्त हैं जिससे भारत को नुकसान हो, तो भारत सरकार चाहे तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दे सकती है। और नागरिकता के लिए किन्हीं भी प्रावधानों के जो प्रावधान है, चाहे वो ये लोग फुलफिल करते हों अथवा नहीं करते हों, इन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे अदनाम सामी जो हैं उनको नागरिकता दी गई है क्योंकि वो अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, इसलिए अदनाम सामी को, जो कि पाकिस्तान से हैं, फिर भी भारत सरकार ने इन्हें भारत का नागरिक बना दिया है। एक अन्य मुद्दा है 1955 में ही जो मिस हो गया था, राज्य क्षेत्र को मिलाने से भी नागरिकता मिल जाती है। जैसे कोई क्षेत्र है, अभी हमने आपको कल बताया था अनुच्छेद 2 में कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए किस प्रकार से राज्यों की श्रेणी को या राज्य अपने देश में मिलाए जा सकते हैं। उसी तरीके से उसी कानून का पालन करते हुए अगर किसी राज्य को मिलाया गया तो वहां के जो नागरिक होंगे वह उसी दिन से भारत के नागरिक हो जाएंगे जिस दिन से भारत में उस राज्य को मिलाया गया। जैसे सिक्किम को जब 1970 के दशक में भारत में मिलाया गया, तो जिस दिन से भारत में मिलाया गया उसी दिन से सिक्किम के सारे व्यक्ति भारत के नागरिक हो गए। अब देखते हैं नागरिकता की समाप्ति। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विध्वंसक गतिविधियां शुरू कर दें, फर्जी तरीके से काम करना शुरू कर दें। तो ऐसे में भारत की नागरिकता भारत सरकार के द्वारा समाप्त की जा सकती है। उसके आधार है, पहला आधार है अपनी इच्छा से त्याग करना, यानी कि कोई देश भारत का नागरिक है, वह कहता है कि हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, चल जाइए यहाँ से। दूसरा है किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। यदि भारत का कोई नागरिक किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा है गलत तरीके से नागरिकता लेने, यानी कि पंजीकरण के माध्यम से आपने नागरिकता लिया है और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कहा गया है कि आपको एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको भाषा का तो ज्ञान है नहीं, तो फर्जी हुआ। उसके बाद संविधान का अनादर करने पर भी आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। उसके बाद युद्ध के समय शत्रु देश का साथ देना। अगर किसी भी समय भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में आप भारत के शत्रु देश का समर्थन कर रहे हैं, शत्रु देश के बारे में जनमानस को तैयार कर रहे हैं या फिर ऐसी कुछ घटनाएं कर रहे हैं जो भारत की संप्रभुता पर, भारत की अखंडता पर नुकसानदेह है, तब भी आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। और अंतिम यह है कि आपको मान लीजिए पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिली और 7 साल के अंदर ही आपको 2 साल की सजा हो गई। आप इतने अच्छे नागरिक हैं कि नागरिक बने और आपको जेल भी हो गई, तो भारत सरकार कहेगी भैया हमारे यहाँ गुंडा मवाली कम नहीं है। आप भी आ गए न्यायालय पर केस बढ़ाने के लिए, पुलिस को परेशान करने के लिए, लोगों की कुटाई करने के लिए, आप चले जाइए, आपकी नागरिकता हम समाप्त करते हैं। इसी तरीके से यदि आप 7 साल से अधिक समय तक भारत से बाहर रह रहे हैं, मतलब कोई भारत का नागरिक जो भारत का नागरिक तो है लेकिन पिछले 7 साल में बिना भारत सरकार को कोई सूचना दिए भारत से बाहर रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की भी नागरिकता गृह मंत्रालय समाप्त कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने गया है, कोई नौकरी कर रहा है, तब उस व्यक्ति की जो नागरिकता है वह नहीं समाप्त होगी, बशर्ते इसकी सूचना वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय को प्रेषित करे। ये वाला हमने बता दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप और डुअल यानी कि दोहरी नागरिकता।
एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि कोई देश है, मान लीजिए भारत है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो राज्य हैं अलग अलग या यूटीज हैं, एक इनकी नागरिकता हो और एक पूरे देश की नागरिकता हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है कि चाहे आप जिस राज्य में रह रहे हो, मध्य प्रदेश में रहे हो, छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, केरला में रह रहे हो, तमिलनाडु में रह रहे हो, गुजरात में रह रहे हो, या फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कहीं भी रह रहे हो, इससे मतलब नहीं है। आप भारत भूभाग पर रह रहे हो, इसलिए आपको केवल एक भारत की नागरिकता ही दी जाएगी। और भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है और यह व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से भारत में ली गई है। वहीं जब दोहरी नागरिकता को देखते हैं तो सिंपल सा उदाहरण यही है कि जितने राज्य हैं वहां की भी नागरिकता और एक पूरे देश की नागरिकता। जैसे अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 नागरिकता होती है, एक अमेरिका की और दूसरी नागरिकता वह जहां पर वह यानी कि जिस राज्य में वह निवास करता है। आई थिंक आप एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता के बारे में समझ गए होंगे। आज के इस क्लास में हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास की जो लेंथ है वह बड़ी होती जा रही है। आगे हम नागरिकता से संबंधित जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दों में जैसे सीए, एनआरसी और 2019 का जो नागरिकता पर संशोधन हुआ, इन सब को हम जानेंगे। तो आप अनुच्छेद 5 में जो नागरिकता का प्रावधान है उसमें बताया गया है किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 6 यानी कि जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। अनुच्छेद 7, फिर 8, उसके बाद 9 और 10, उसके बाद 11, इन सब का अध्ययन कर लिया गया। केवल अनुच्छेद 10 के बारे में अध्ययन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ऐसे ही नहीं समाप्त हो जाएगी कि सरकार जब चाहे, गृह मंत्रालय जब चाहे उस व्यक्ति की जो नागरिकता है उसे समाप्त कर दे। नागरिकता तभी समाप्त होगी जब उस व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे विध्वंसक कार्य किए जाएं जो कैटेगरीज हमने बताई, उन कैटेगरीज में अगर वो आता हो तो ऐसे में ही उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। ये नहीं कि राजनीतिक कारणों की वजह से कोई सरकार के पक्ष में बोले तब ठीक है आप नागरिक बने रहिए, सरकार के विपक्ष में बोले तो चलिए आपको नागरिक ही हटा देते हैं नागरिकता से ही, तो बोलोगे क्या, आप तो एक तरीके से अलगाववादी बन जाओगे। तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 10 स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान करता है। आई थिंक आप अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इस बात को समझने में सक्षम होंगे कि नागरिकता में कौन कौन से पहलू शामिल हैं। आशा है यह क्लास आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।